हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर फोर्थ यानी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन। अगर ये टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में तो इसको आप कंप्लीट देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो लगभग आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर होता क्या है। ठीक है ना। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर प्लेलिस्ट आ चुकी है। ठीक है ना। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट आ चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक एक टॉपिक पे या दो दो टॉपिक पे या चार चार टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आपके सारे टॉपिक कवर करवा रखे हैं मैंने ऑलरेडी। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपकी वहाँ पे मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि वो वीडियो अगर आप देख लेते हो तो अच्छा खासा एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है। चलिए अब अपन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर वो तो कवर करेंगे, लेकिन इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते जाते हैं और थोड़ी थोड़ी जो मान लो एक तरीके से बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको पता लग जाएगी ना, तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। है ना। तो एग्ज़ाम में लिखने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको लगभग बेसिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देखिए एक्सट्रीमल क्या होता है। एक्सट्रीमल होता क्या है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का जो मैक्सिमम और मिनिमम पाथ होता है। ठीक है ना। वो ही आपका क्या कहलाता है, एक्सट्रीमल कहलाता है। ठीक है ना। एक आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शंस आता है एक तरीके से। फंक्शनल फंक्शनल्स क्या होता है, फंक्शन का फंक्शन। है ना। किसी फंक्शन का फंक्शन वही आपका क्या कहलाता है, फंक्शनल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये बात भी आपको कवर कर लेनी है। एक आता है आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ क्या होता है भाई, एक तरीके से इस तरीके से अपन लिखते हैं 1 प्लस में वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपका आर्क ऑफ लेंथ कहलाता है एक तरीके से। है ना। तो ये भी आपको याद रख लेनी है। अब इसके अंदर देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई और वाई डैश। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस में वाई डैश का होल स्क्वायर, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना। इसी तरीके से एरिया। एरिया क्या होगा अभी आपका, ये याद रख लेना आपको, एरिया क्या होगा, एरिया। एरिया आपका होगा 2 पाई वाई और √1 + y डैश का स्क्वायर। इसी तरीके से आपका आएगा टाइम का 1 + में y डैश का होल स्क्वायर। ठीक है। या 2g y। ठीक है। डिवाइड में होता है 2g y। ठीक है ना। 1 + में y डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g y। तो ये भी आपको याद रख लेना है किसका है, ये टाइम का है। ओके दोस्तों। तो इतना ये याद रख लेना क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोवाइड ए मेथड ऑफ ए डिटरमिनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताता है, वही आपका एक्सट्रीमल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई यूलर लैग्रांज इक्वेशन नोन एज एक्सट्रीमल। जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सट्रीमल कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे एक्सट्रीमल में तो। चलिए चलो अब अपन पढ़ते हैं जियोडिस्क क्या होता है। देखो जियोडिस्क टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अपन ने पीछे भी थी अपनी, ए जियोडिस्क ऑन ए सरफेस इज ए कवर अलोंग विच आर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है ना, एक कोई पॉइंट होगा ऑफ द सरफेस ऑफ मिनिमम और फाइंड द जियोडिस्क ऑन द सरफेस इज ए वेरिएशन प्रॉब्लम इज इन्वॉल्विंग द कंडीशन एक्सट्रीमम। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये आपको पता लग जाएगा आगे। और अब बात आती है फंक्शनल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किसी फंक्शन का फंक्शन। ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता लग गई है। अब बात आती है अपनी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो यूलर जो अपनी इक्वेशन होती है वो आपको याद रख लेनी है। अब ये डिपेंड अलग अलग सिस्टम पे करती है क्योंकि इसके अंदर देखो सबसे पहले अपने कितने फंक्शन होते हैं, इसके अंदर 3 फंक्शन दिए जाते हैं आपको। ठीक है ना। 4 भी हो सकते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। ठीक है ना। अब ये ना ये डिपेंड करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। अलग अलग सिचुएशन में कैसे भी, आपकी इक्वेशन आ गई मान लो 1 + में वाई डैश का स्क्वायर आ गया मान लो, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और वाई है। क्यों है, देखो यहाँ पे ना तो एक्स की टर्म है और ना ही वाई की टर्म है, ओनली वाई डैश की टर्म है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। तो इस कंडीशन में जो यूलर इक्वेशन रहेगी ना वो आपकी अलग रहेगी। अलग कैसे रहेगी वो आपको पता लग जाएगा, बस इतना ध्यान रख लेना भी हाँ हर कंडीशन में अलग होगी। अब कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे जिसके अंदर आपको 1 + में एक्स का स्क्वायर दे दिया मान लो। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंस ऑफ वाई और वाई डैश है
है ना, क्योंकि यहाँ पे y और y डैश तो है ही नहीं, तो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी तो आपकी जो इक्वेशन रहेगी वो अलग रहेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो 1 + y आ गया, तो उस कंडीशन में भी आपकी क्या रहेगी, x और y डैश पे इंडिपेंडेंट रहेगी, तो उस कंडीशन में भी जो आपकी इक्वेशन रहेगी यूलर इक्वेशन वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको समझने की ज़रूरत है और ये मैं आपको बताता जाऊँगा, चिंता मत करो। चलो अब देखिए, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ x1 से लेके x2 f फंक्शन आपका एक्स वाई वाई डैश डी एक्स बी एक्सट्रीमम इज दैट डी एफ बाई डी वाई माइनस डी एक्स बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन रहती है एक तो यूलर इक्वेशन, ठीक है ना, ये याद आपको रख लेना है, ठीक है दोस्तों, आपको पता लग रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन आपको याद रख लेनी है, ओके दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर इसका प्रूफ आपसे अगर पूछा जाए, हो सकता है आपसे प्रूफ पूछा जाए, लेकिन ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये शॉर्ट सा ये मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा है। देखो, लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी एन एडमिशन फंक्शन विच मेक द इंटीग्रल, ये आपका है फंक्शन डी एक्स, फर्स्ट अपन इक्वेशन इसको मान लेते हैं एक्सट्रीमम, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, लेट वाई डैश एक्स वाई एक्स प्लस में एप्सिलॉन नीटा एन एक्स, ये पूछा गया था तो आप कर ही लेना। अब अपना क्या है, ये पाथ यानी पी क्यू अपने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है ना, इसका शॉर्टेस्ट अपन पॉइंट ले रहे हैं अभी, ठीक है ना, ऑफ ए नाइबरिंग कर्व ऑफ वाई एक्स, ठीक है ना, वेयर एप्सिलॉन इज ए नेग्लिजिबल स्मॉल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ई एक्स एंड नीटा एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, नीटा एक्स क्या है आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, सो दैट नीटा डैश एक्स एग्जिस्ट एंड इट इज कंटिन्यूस। तो नीटा एन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, नीटा एन एक्स 2 के आ जाएगा, तो ये थर्ड इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी थी, वाई डैश एक्स है उसके अंदर क्या ऐड हो गया था, नीटा एप्सिलॉन नीटा एक्स हो गया था, लेकिन इसको अपन ने नेग्लिजिबल कर दिया क्योंकि शॉर्टेस्ट स्मॉल एक पॉइंट होगा वो, तो उसको अपन ने अलग कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए अपना ये फंक्शन है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम अपन को करना है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डी आई बाई डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने इसको किया है डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आएगा, अपन इसके रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, ये रूल लगता है अपना। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, अभी x1 से लेकर x2 डी एफ डी ई एफ एक्स वाई डैश और वाई बार डैश डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया यहाँ से, यहाँ पे देखो वाई बार हो गया, वहाँ पे वाई बार डैश हो गया, ठीक है, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई, यहाँ से आई बात समझ में। तो अब देखिए आगे क्या करना है अपन को, अब अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है आपको, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन ने कर दिया इसका, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ से कर दिया, बिल्कुल आसान सा है, सही ढंग से देखोगे ना बिल्कुल आसान से आराम से कर सकते हो आप। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है, डी एफ बाई डी एक्स देखो एक तरीके से ये मान लो फंक्शनल यहाँ पे ये चेंज कर दिया, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स है, जब ये इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स हो तो डी एक्स बाई में डी एप्सिलॉन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है वो आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट ही 0 हो गया, ये बचा लिख दिया, और इसको अपन ने क्या माना था, नीटा एन एक्स लिख दिया, और इसको क्या माना था, नीटा डैश एक्स, ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत दोस्तों। चलो अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा नीटा एन एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश नीटा डैश एक्स डी एफ बाई डी वाई बार डैश, ये 6th इक्वेशन आ गई। अब 5th और 6th इक्वेशन का अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, 5th और 6th इक्वेशन क्या थी अपनी, ये 3rd ये 4th ये 5th इक्वेशन अपनी ये थी ना, यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी एप्सिलॉन x1 से x2 नीटा एन एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश नीटा एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश डी एक्स, और ये 7th इक्वेशन आ जाएगी आपकी यहाँ से, ठीक है, पता लग गई 7th इक्वेशन कैसे आई है, वैल्यू पुट किया ओनली और कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाली वैल्यू है वो पुट कर दी यहाँ पे बस, क्योंकि यहाँ पे x1 से लेके x2 यही थी ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी 7th इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 7th, 4th में क्या था अपना, डी आई बाई डी एप्सिलॉन को 0 पुट करना है, तो यहाँ पे भी अपन इसको 0 की इक्वल पुट कर देंगे और कुछ नहीं किया, तो 0 की इक्वल पुट कर दिया, इसको देखो ध्यान से, 0 की इक्वल पुट कर दिया। अब 0 की इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू है इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसका क्या कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन कर दिया, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करना आता ही आपको, कर लोगे, तो इसका इंटीग्रेशन अपन कर लेते हैं, ये आ गया, फिर इसका कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड मान के, तो फर्स्ट और सेकंड के मान के आप कर सकते हो इसका
इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं यही आने वाला है, डी एफ बाई डी वाई डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आप कर लेना, क्या पता आपसे पूछा जाए और ना भी पूछा जाए, लेकिन आपको ये याद रख लेनी है। क्या होती है ये? यूलर इक्वेशन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। दिस इज स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना अच्छे तरीके से। ओके दोस्तों, चलो अदर फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन या सेकंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन में क्या होता है अपना, वही मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंस वाला। चलो वो भी अपन देख लेते हैं। क्या दे रखा है? फंक्शन आपको दे रखा है एक्स वाई वाई डैश इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश। फंक्शन है एक्स वाई वाई डैश का एंड वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और वाई क्या आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। तो डी एफ बाई डी वाई वही सेम प्रोसेस आ जाएगी। अब आपका एप्सिलॉन था, वहाँ पे क्या आएगा? एक्स आता जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब एप्सिलॉन पे ना डिपेंड करके किस पे कर रहा है अभी? एक्स पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखो बस वही प्रोसेस है, ये आ गया सेम टू सेम प्रोसेस। ये देखो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? डी एफ बाई डी एक्स, और ये कट जाएगा, वन ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो वाई डैश आ जाएगा, यहाँ पे वाई डबल डैश आ जाएगा ना। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन है एक तरीके से। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स इसका, और ये वाई डैश डी एफ बाई डी वाई डैश, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर देखो वैल्यू पुट अपन ने की है, तो यहाँ से वाई डबल डैश डी एफ बाई डी वाई डैश प्लस में वाई डैश और डी बाई डी एक्स और डी एफ बाई डी वाई डैश, ठीक है, पता लग गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का अपन यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको दिख रही होगी, देखो समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या दे रखा है? डी एफ बाई में डी एक्स है ना, तो ये अपन ने यहाँ से निकाल लिया, ये दिख रहा है आपको, ये तो अपन निकाल ही सकते हैं। कट पिटा के आ जाएगा डी एफ बाई में डी एक्स, ठीक है ना। अब डी बाई में डी एक्स वाई डैश और डी एफ बाई में डी वाई डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन? वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू क्या थी अपनी? यही थी, बस इसको आगे पीछे करके लिख दिया। यहाँ पे डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। यूलर इक्वेशन अपनी क्या थी? यही तो थी, ये देख लीजिए कहाँ गई, ये रही, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश। तो यहाँ पे अपना क्या कर दिया? वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन होता है अपना इक्वेशन के अंदर। तो अब इक्वेशन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ से तो अपना निकल गया डी एफ वाई में डी एक्स, और यहाँ से अपना निकल गया दूसरा पॉइंट। दोनों निकाल लेने हैं आपको, पहले तो ये निकाल लेना है फिर ये निकाल लेना है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो अपनी यूलर इक्वेशन बनेगी। अरे यही तो होती है अपनी यूलर इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको डी एफ वाई में डी एक्स निकाल लेना है, फिर आपको क्या कर देना है? डी बाई डी एक्स वाई डैश डी एफ बाई डी वाई डैश ये निकाल लेना है, जो कि ये आ जाएगा आपका, ठीक है। निकाल लोगे अच्छे तरीके से। अब देखो निकालने के बाद आपको दिख रहा होगा डी एफ बाई डी एक्स, ये वाला, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, तब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में जाके अपनी इक्वेशन बन जाएगी ये बाय यूलर फर्स्ट इक्वेशन से। ये तो अपन जानते ही हैं। चलो यहाँ से देखो ये आ गया। अब ये इक्वेशन किसके इक्वल होती है भाई? जीरो की इक्वेशन इक्वल होती है फर्स्ट अपन जो यूलर इक्वेशन से अपन जानते हैं, है ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो आ जाएगा। डी एफ बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया अभी? इसके इक्वल आ गया। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो डी एफ बाई डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन है। ये कौन सी है? सेकंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों, पता लग गया होगा। तो यहाँ पे क्या था अपना? एक्स वाई और वाई डैश पे डिपेंड कर रहा था, एंड वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। जो वाई है वो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी एक्स पे डिवाइड में एक्स आ रहा है ना, डी एफ बाई डी एक्स हो रहा है। आई बात समझ में? चलो इसी तरीके से अपन नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। उसके अंदर अपना क्या होगा? वाई फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा है? एक्स वाई वाई डैश इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश एंड वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या था अभी? यहाँ पे अपना था वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे ये उल्टा लिखना था, वाई डैश आना था यहाँ पे, या तो वाई डैश आना था या एक्स आना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स फंक्शन ऑफ वाई आना था, तो डी एफ वाई में डी वाई डैश आना था। तो ये आपका आ गया जी एक्स वाई और वाई डैश। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट अपन को पता ही है ये होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश निकाल लेंगे अपन, जो कि ये आ जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद अपन इसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस करना है अपन को, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखिए आप, ये वाली प्रोसेस,
ये तो आपने पीछे की है वही है, सेम टू सेम ही है, ठीक है ना। तो ये अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन इन दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड अपनी ये होती है, तो इसका यूज़ करेंगे तो लास्ट में जाके अपनी जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी, ठीक है ना। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एफ वाई डैश, ठीक है, प्लस में डी वाई डी एक्स एफ वाई वाई डैश प्लस में एफ एक्स वाई डैश माइनस एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये थर्ड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन हो जाती है, ठीक है ना, जहाँ पे वाई डबल डैश है वो काम कर रहा है, इसका स्क्वायर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है और वाई डैश 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब मैं आपको बता रहा था इंडिपेंडेंस वाला, वो बता देता हूँ। तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन, इफ एफ इज ए इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इफ एफ इज इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स देन डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स है, ठीक है ना, यानी कि वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन होगी वो अलग होने वाली है। वो अलग कैसे होने वाली है वो आप देख लेना आप, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स है यानी कि वहाँ पे जो वैल्यू है ना वो किस किस की है, या तो वाई है या वाई डैश है, दो वैल्यू होगी, एक्स नहीं होगा वहाँ पे। एक्स नहीं होगा तो डी एफ बाई डी एक्स आपका जीरो रहने वाला है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वेशन अपनी होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन, अभी अपन ने पढ़ी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो भी अपना डी एफ बाई डी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे ये तो जीरो हो गया ना, अभी तो अपन ने देखा था भी डिपेंड ही नहीं कर रहा तो जीरो हो गया। तो यहाँ से अपन डी एफ बाई डी एक्स वाई डैश और डी एफ बाई डी वाई डैश, तो इसको अपन डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश, एफ किसको लिख दिया अभी, डी एफ बाई में इसको लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये एफ आ गया माइनस वाई डैश और डी एफ बाई डी वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेट बोथ साइड अपन करेंगे तो एफ माइनस वाई डैश डी एफ बाई डी वाई डैश इज कॉन्स्टेंट। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये तो इक्वेशन जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वही है, ठीक है ना। तो वही इक्वेशन है अपनी सेम टू सेम, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा दिया तो ये आपको पता लग गया होगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये आपको पता लग गया होगा। अब अपन चलते हैं सेकेंड, इफ एफ इज इंडिपेंडेंस ऑफ वाई, ठीक है ना। अब वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा तो यानी कि डी एफ बाई डी वाई आपका जीरो होगा, डी एफ बाई में डी वाई आपका जीरो होगा। तो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन अपन यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूलर ये थी अपनी, देखो फर्स्ट यही थी ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट का हो रहा है। देखो अपनी जो फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट अपने पढ़ी थी, फर्स्ट अपनी ये थी, ये वाली थी फर्स्ट, ये देखो, ठीक है ना। अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, इंडिपेंडेंस ऑफ किस पे अभी, वाई है, वाई इंडिपेंडेंस है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे डी एफ बाई डी वाई डैश डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, अब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, यानी डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ये अपना इंटीग्रेट इसका करोगे तो डी एफ बाई डी वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा डायरेक्ट। आई बात समझ में दोस्तों, अरे आई क्या, अगर वाई इंडिपेंडेंट हो तब, ठीक है ना। वी विल कैलकुलेट कॉन्स्टेंट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। तो ये दो आपको पता लग गया होगा। सबसे पहला अपना इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स था, फिर अपना इंडिपेंडेंट ऑफ वाई था, ठीक है ना। अब चलो आगे, अब बात किस पे आती है, इंडिपेंडेंस ऑफ वाई डैश पे आती है। तो भाई डी एफ बाई डी वाई डैश आपका जीरो हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो है ये वाली कंडीशन थी ये आपकी जीरो हो जाएगी, तो बचेगी क्या, ये बचेगी ओनली अब तो, है ना। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा अभी, डी एफ बाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ना। इंटीग्रेट करेंगे तो एफ कॉन्स्टेंट आ जाएगा डायरेक्ट। आई बात समझ में। इसी तरीके से अब अपना आता है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, यानी ना एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना वाई पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है, ओनली वाई डैश पे कर रहा है। तो भाई यहाँ पे डी एफ बाई डी एक्स भी आपका जीरो हो जाएगा, डी एफ बाई डी वाई भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो अब अपनी इक्वेशन देखो, डी स्क्वायर एफ बाई वाई डैश वाई डबल डैश डी बाई डी वाई डैश और डी एफ बाई डी वाई डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू कौन कौन सी जीरो हो रही है, एक्स वाली भी हो रही है और वाई वाली भी हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू एक तो ये फर्स्ट कंडीशन अपनी ये आएगी, ठीक है ना, और सेकंड अपनी इक्वेशन कौन सी आएगी, एक ये आएगी, क्योंकि ये सबसे पहले वाई और वाई डैश आ गया, अब यहाँ पे एक्स और वाई आ गया, ठीक है ना, एक्स और वाई डैश आ गया। तो ये डी बाई डी एक्स एफ डी एफ बाई में डी वाई डैश, यहाँ पे वाई किया है यहाँ पे एक्स किया है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सो विल वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन, थर्ड फॉर्म का अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आपको जीरो पुट करनी है, एक तो आपको ये वैल्यू जीरो पुट करनी है, एक ये करनी है, एक ये करनी है और एक ये करनी है, चार वैल्यू आपको जीरो पुट करनी है। तो यहाँ पे ये चार वैल्यू आप जीरो पुट करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। देखो ये वैल्यू जीरो,
ठीक है, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो ये तो सारे 0 ही हो गई। बची कौन सी, बस इतनी बची है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। आई बात समझे। तो बाई इंटीग्रेट दिस इक्वेशन वी विल गेट रिजल्ट, वो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। फंक्शन इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको 100% है भी आपका ये एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है ना, मैं वीडियो का कह नहीं सकता हूँ कितनी बड़ी हो जाए, ठीक है ना, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से थोड़ा सा आपका बेसिक कवर जरूर करवा दूंगा, जिससे कि आप आने वाली वीडियो समझ सकोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकोगे। ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा। देखो, इफ़ वाई एक्स इज एन इंडिविजुअल फंक्शन, ठीक है ना, तो x1 x2, अब देखो यहाँ पे x1 x y y डैश ये बहुत सारे फंक्शन आ गए। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछा जा सकता है फंक्शन इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अपन ने पीछे पढ़ा था 3 ही फंक्शन थे, x y और y डैश। ठीक है ना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब अपना क्या होगा भाई, तब अपनी ये इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन इफ डी एफ बाई डी बाई वाई माइनस डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश प्लस में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी वाई डैश, तो इस तरीके से ये अपना चलता जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन अपनी होती है। अब वो इक्वेशन इज कॉल्ड यूलर इक्वेशन, इट इज सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। ठीक है, आगे आता है यूलर इक्वेशन फॉर ए सर्वल अननोन फंक्शन। ठीक है ना, अननोन फंक्शन के लिए तो इस कंडीशन में भी अपना अलग होगा, वो भी अपन देख लेते हैं। लेट वाई एक्स और वाई टू एक्स बी ए टू एंड इंडिविजुअल फंक्शन शो दैट आई इज इक्वल टू x1 टू x2 एफ x1 y1 x और y2 x y डैश x y डैश x dx इज इक्वल टू 0 बी एन एक्सट्रीमल। लेट y डैश x इज इक्वल टू y1 x प्लस बिलोंग्स टू प्लस एप्सिलॉन नीटा x। ठीक है, और y2 बार x कितना हो जाएगा, y2 x प्लस में एप्सिलॉन n2 नीटा 2x। ठीक है ना, ये दो कंडीशन अपन ने मान ली यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों। ये अपन अब यहाँ पे देखो क्या हो रही है, ये इक्वेशन यूज हो रही है दोनों की दोनों। तो लेट बी नाइबर कर्व ऑफ y1 x y2 x वेयर एप्सिलॉन इज नाइबर स्मॉल क्वांटिटी बट इंडिपेंडेंस ऑफ x एंड नीटा एन एक्स है, नीटा 2x है, और आर्बिट्री फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी, नीटा एन एक्स इज इक्वल टू नीटा 1x2 नीटा 2x1 नीटा 2x2, ये दोनों इक्वल टू 0 पुट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से अपना ये क्या आ जाएगा, एक तरीके से इक्वेशन आएगी जो कि आपकी इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपनी ये इक्वेशन भी हो जाएगी सिंपली। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन भी आपको कर लेनी है अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ आइसो पैरामेट्रिक प्रॉब्लम, अनदर फंक्शन ऑफ हैविंग सम वेरिएबल एंड लिमिट केप्ट कांस्टेंट। ठीक है ना, थ्योरम देखिए, टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल y1 और मोर इंटीग्रल involving the some variables and some limit to be kept constant each problem are called isoparametric problem। ये एक तरीके से सॉल्यूशन भी है, थ्योरम की स्टेटमेंट भी है और आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम को की डेफिनेशन आप लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते, देखो, टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू extremum of any integral y1 or more integral involving some variable some limit to be a kept constant, दोनों की दोनों constant, such problem are called isoparametric problem। Suppose we want to find the stationary value of integral I x1 से x2 f x y y dash dx first with the predetermined conditions y x1 is equal to y1 y x2 is equal to y2 provided that the integral j is equal to x1 x2 g x y y dash dx is equal to c। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ये इक्वेशन अपनी बन सकती है, ये भी आपको देख लेना है। सच दैट यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा अभी, नीटा 1 आई आप ले लेंगे n1 नीटा आई n2। ठीक है, x1 और x2 है साथ में। ठीक है, आई की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से अपनी कैप्ट करेगी, तो ये इक्वेशन आएगी। और यहाँ पे अपना f इज इक्वल टू एफ फंक्शन हो गया आपका प्लस में लेमडा जी। तो ये अपना यूज होगा आने वाले क्वेश्चनों में। तो ये आपको देख लेना, ये इक्वेशन बन जाती है अपनी एफ इज इक्वल टू एफ प्लस में लेमडा जी। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन अपनी आगे यूज होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए
अब इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही आपको बताता जाऊँगा। प्रूव दैट एक्सट्रीमल ऑफ आई इज इक्वल टू x1 x2 पी एक्स वाई डैश टू क्यू एक्स वाई डैश टू। तो ये भी आप कर सकते हो। h इज इक्वल टू आई माइनस लैम्डा जे वेयर लैम्डा इज लैग्रांज मल्टीप्लर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। h इज इक्वल टू आई प्लस लैम्डा जे यू विल बी एक्सट्रीमल प्रोवाइडेड ही विल हैव एक्सट्रीमल। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, प्रूव द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इंटीग्रल। देखो दोस्तों, अगर पूरी इसकी डिटेल चाहिए ना तो भाई प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आप जाके पूरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैं भी आपको यही बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कर लेने अच्छे तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे तो आपका लगभग आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से जाने वाला है। ठीक है ना, एक तो आप एक्सट्रीमल निकालना देख लीजिए, एक्सट्रीमल कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, वो आपने देख लिया तो सारा काम हो जाएगा। एक्सट्रीमल निकालना मैंने आपको कैसे बताया, अपनी यूलर इक्वेशन से निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस में वाई डैश का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस ऑफ क्या है, x और y है। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लगेगी, ना वो x पे डिपेंड कर रहा है ना वो y पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी इक्वेशन लगेगी इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो ये आपको देख लेना है। एक्सट्रीमल निकालना एक तो आप ये सीख लेना सबसे पहली बात। ठीक है ना, एक्सट्रीमल निकालना आप सीख लीजिए। फिर अपना जैसे ये इस तरीके के क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस तरीके के क्वेश्चन ये तो 100% रट ही लेना। एक क्वेश्चन कन्फर्म आपको मिलने वाला है, कन्फर्म मिलने वाला है, कन्फर्म। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है 0 से π/2 और ये 3 आपको यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हैं, तो 100% मैं कहना चाहता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पे एक्स साइन एक्स दे दे, ठीक है ना, कोस एक्स दे दे यहाँ पे एक्स की जगह, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको कहीं पे भी दिखे वो क्वेश्चन तो कन्फर्म आपको कर ही लेने हैं। ठीक है ना, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लेके आऊँगा, उसके अंदर हम आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप जरूर ही कर लेना और करने हैं, 100% आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो बाउंड्री कंडीशन है, ये भी आपको कर लेना है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो कंफर्म आपको कर लेना है। फाइंड द शेप ऑफ द प्लेन कर्व ऑफ गिवन पैरामीटर एंड क्लोजिंग मैक्सिमम एरिया। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी आपको कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आएगी वो तो आप कवर कर लेना। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये हाँ ये क्वेश्चन लास्ट बार आया वो ये, प्रूव द स्फीयर इज द सॉलिड फिगर ऑफ द रिवोल्यूशन विच फॉर एन ए गिवन सरफेस एरिया इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई वाई डी एस, एस इज इक्वल टू 2 पाई 0 से x1 वाई रूट 1 प्लस में वाई डैश का डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ गिवन बाय पाई 0 से x1 वाई टू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। ठीक है ना, अच्छे तरीके से कर लेना है, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी। देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फाइंड द शॉर्टेस्ट कवर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना होता है। तो ये तो आप कर ही लेना अच्छे तरीके से, ये कंफर्म अगर आपकी किस्मत रही तो मिलेगा आपको। काइनेटिक एनर्जी वाला ये एक क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना, एक प्रॉब्लम एक तरीके से ये, तो ये भी आपको कर लेनी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्म प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कर लेना भी, कंफर्म आप कर लेना ये। ठीक है ना, ये दोनों ऊपर वाला भी ये वाला भी दोनों कर लेना, क्या पता इन दोनों में से आपका एक मिल जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोनों मैंने आपको बताया। शो दैट द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट सिलेंडर इज ए हेलिक्स, तो ये भी आप कर लेना। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आपको मिलने वाला है, मिलने को 2 मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तो कंफर्म मिलेगा। तो ये वाला आपको कर लेना भी, सिलेंडर इज हेलिक्स। ठीक है ना, अच्छे तरीके से कर लेना इसको भी। चलिए आगे चलते हैं अपन। और देखो दोस्तों, अगर इतनी आपको लगे भी मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो अगर ना आए तो जितना आपने पढ़ा है ना वो भी लिख देना, छोड़ना मत कुछ भी, अच्छे तरीके से करके आना क्वेश्चनों को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करोगे उसके अंदर उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अच्छे तरीके से उसके अंदर कंफर्म करना आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व जॉइनिंग पॉइंट्स x1 y1 एंड द x2 एंड विल्ड ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मिनिमम एरिया व्हेन रिजॉल्व अबाउट द एक्सिस ऑल्सो फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना अच्छे तरीके से आप। जिनको पता है उन्होंने तो कर रखा होगा, नहीं पता है तो वही कर लेना। और इसका पूरा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो। और
मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये भी आपको कर लेना है, सॉरी मूविंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो ये भी आपको कर लेना है डायरेक्ट आपसे पूछे जाए तो, ठीक है ना। बिल्कुल आसान आसान टॉपिक अच्छे तरीके से आपने अगर कवर कर लिया, अभी भी आपके पास टाइम है, आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो प्लेलिस्ट, मेरी जो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है वो प्लेलिस्ट जाके आप चेक करो। 2 दिन में एक एग्ज़ाम कंप्लीट करो, 2 दिन में एक एग्ज़ाम कंप्लीट करो, 2 दिन में एक एग्ज़ाम कंप्लीट करोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। आपका एग्ज़ाम करना कैसे कंप्लीट है, एक तो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेनी है, प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली, प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने कौन कौन से हो सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जैसे आप पहला एग्जाम लोगे ना तो उसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाली वीडियो ना उसके अंदर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, बस उतने कर लेना, 100% अच्छे तरीके से एग्जाम हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे वेरिएशन प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री दे रखा है, तो फाइंड द शेप अज्यूम्ड यूनिफॉर्म, ठीक है ना, इस तरीके का ये क्वेश्चन है, आए तो आप कर सकते हो अच्छे तरीके से, ये भी आपको कर लेना है। मूविंग बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये देखो इलिप्स का आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलिप्स का आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लेना, इलिप्स वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये इस तरीके की इक्वेशन आ जाए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल x² y² इज इक्वल टू एंड स्ट्रेट लाइन दिस, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, रट ही लेना। फाइंड द एक्सट्रीमल कर्व फॉर द फंक्शन, जैसे ये भी है, हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट बार आया हुआ भी है, कल वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये आपका होता है। अब आता है लीजेंड्री पॉलिनोमियल एंड फंक्शन, ठीक है ना, ये भी आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - x² d² dx² -2x dy/dx प्लस n+1 y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे d/dx अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - x² dy/dx प्लस में n+1 y इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a(p(n)x और b(q(n)x, ये होती है भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रख लेनी है, यहाँ पे इवन है तो n/2 होगा, अगर ओड है n तो n+1/2 होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपको याद रख लेनी है, लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब जनरेटिंग फंक्शन की आपको इक्वेशन देख लेनी है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, 1 - 2xz प्लस z² की पावर -1/2 और एप्सिलॉन या समेशन सॉरी n0 टू इन्फिनिटी zn pn(x), ये आपको ध्यान रख लेनी है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है अपने आने वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम लीजेंड्री पॉलिनोमियल आप देख सकते हो, इसका पॉलिनोमियल आप निकालोगे पहला, ठीक है ना, 0 पुट करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1, ठीक है ना, x वैल्यू पुट करोगे तो, ठीक है, और 1 वैल्यू पुट करोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी x, 2 वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी, 3 वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी, 4 करोगे तो ये आ जाएगी, ठीक है ना, n करोगे तो ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये देख लेना है, और ये इक्वेशन यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट की है तब आई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अब सॉल्यूशन ऑफ लीजेंड्री पॉलिनोमियल आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको करके देख लेना है भाई, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, डायरेक्ट, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके के आपके जो 1-2 क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे तरीके से कर लेना दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे ये कोसाइन सीरीज वाला है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जैसे ये है। अब आगे 7 इक्वेशन आएगी अपनी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक तो कंफर्म आपको मिल ही जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो पहली आ गई, प्रूव दैट 1 - z² 1 - 2xz प्लस z² की पावर 3/2 और समेशन n0 टू इन्फिनिटी 2xn प्लस 1 pn(x) zn, ठीक है ना। तो इस तरीके के जैसे ये इक्वेशन आ जाए तो ये भी आपको प्रूव करके देख लेनी है दोस्तों, कंफर्म आपकी मिलेगी। अब आ जाती है लैप्लास फर्स्ट फाइनाइट इंटीग्रल फ्रॉम pn(x), तो ये भी आपको कर लेना है, pn(x) 1/π 0 टू पाई x प्लस माइनस रूट x² - 1 cos थीटा एंड डी थीटा फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलेशन वी नो दैट। तो इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सेकंड इंटीग्रल आ गया। अब आती है अपनी रिकरेंस रिलेशन ऑफ फॉर LP, ठीक है ना। पहली इक्वेशन अपनी ये होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये इक्वेशन है तो कन्फर्म रट लेना, 7 इक्वेशन है दोस्तों, जिसमें से एक को तो अलग नाम से ही जाना जाता है, 6 बाकी बच गई, तो वो 6 और ये सातवीं आपसे कन्फर्म पूछी जाएगी, 100% चांस है वो आपसे पूछी जाए, लेकिन हाँ इस तरीके से भी आपसे पूछी जा सकती है।
डायरेक्ट आपको क्या दे देगा अभी, ये इक्वेशन लिख के दे देगा, ठीक है ना। बोलेगा अभी इसको प्रूफ करके दिखा दो। तो प्रूफ कैसे की जाती है ये मैंने ऑलरेडी है ना वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर लेना, क्योंकि अब मैं बताने लग जाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सातों इक्वेशन है वो भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। मैं क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये सातों इक्वेशन आप देख लेना, रिकरेंज रिलेशन ऑफ एलपी आप जाके चेक कर लीजिएगा। सातों रिलेशन में से एक रिलेशन आपको कन्फर्म मिलने वाली है और कन्फर्म ही मिलेगी, 100% है, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन ये रही, इसको प्रूफ करके मैंने बता रखा है यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन आती है फिर, और एक दूसरे पे डिपेंडेड है, सारी की सारी एक दूसरे पे डिपेंडेड है। अगर आपको पहली आ रही है तो आप दूसरी कर पाओगे, आपको दूसरी आ रही है तो आप तीसरी कर पाओगे, आप तीसरी आपको आ रही है तो चौथी कर पाओगे, ठीक है ना। पांचवी करनी है तो भाई तीसरी चौथी दूसरी पहली सारी पता होनी चाहिए, यानी सारों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो आप सारी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अभी बोल रहा हूँ आपको। सेकेंड आ गई, थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई, ये फिफ्थ आ गई, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेनी है, सिक्स्थ आ गई। अब आती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपका पी एन एक्स और पी एम एक्स होता है, ठीक है ना, ये दो होते हैं। अब ये एम और एन दोनों इक्वल है तो भाई वैल्यू जीरो आ जाएगी, और एम और एन इक्वल है, नहीं नॉट इक्वल तब जीरो आएगी, और इक्वल है तब 2/2 में 2n+1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना, और ये भी आपको कर लेना अच्छे तरीके से। क्या पता इसका पूरा डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, m+1 की भी पूछ, m=n की पूछ ले, m=n की पूछ ले, प्रूफ पूछा जा सकता है, अभी कर लेना अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन है, प्रूव करके दिखाओ भाई इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन कन्फर्म मिलेंगे आपको। ये जो क्वेश्चन है ना 100% मिलेंगे, जैसे ये रहा, इनमें से एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, आप लिखवा के ले लो आप। एक क्वेश्चन कन्फर्म आपको मिलने वाला इस टाइप का, जो भी क्वेश्चन होगा ऑर्थोगोनल के ऊपर। ये ऑर्थोगोनल का है, ये भी ऑर्थोगोनल का है, ये देख लीजिए, ये भी ऑर्थोगोनल का है। इस टाइप के क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। एक दो क्वेश्चन आपने करके देख लिया ना, तो आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये आप समझ लो अच्छे तरीके से, इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलने वाला है। ओके दोस्तों, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ पी एन एक्स, ये देखो यहाँ पे, ये नहीं है, अभी यूज नहीं करना आपको। एसोसिएट लीजेंडरी फंक्शन क्या होता है, एसोसिएट फंक्शन क्या होता है, एसोसिएट लीजेंडरी फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट से आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ये देखो, सेवंथ ब्लेट्रामी रिजल्ट, ठीक है ना। ये अपन ने 6 तो ऊपर पढ़ ली थी इक्वेशन है वो, ये 7th इक्वेशन है। तो ये है ना बाय नेम से आपसे पूछी जा सकती है, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। या आपसे इक्वेशन के रूप में ये भी लिख दे नीचे, भाई ये आपको इक्वेशन लिख के दे देगा, इसको प्रूफ करके दिखा दो भाई। तो यहाँ पे ये प्रूफ होगी, है बिल्कुल आसान सी, ये सातों की सातों बिल्कुल आसान इक्वेशन है। आपने दिल से अगर 30 मिनट इन इक्वेशनों को दे दिया ना, तो सातों की सातों आपकी कवर हो जाएगी, ओनली 30 मिनट, ओनली 30 मिनट दे दी ना, सातों की सातों कंप्लीट हो जाएगी। और वो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, सारे प्रूफ मैंने बता रखे हैं, एक एक प्रूफ मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे तरीके से कर लेना। ये है फॉर्मूला जो है रेड्यूस फॉर्मूला, ये भी आप कर लेना भी, इसका डायरेक्ट प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल, ये रहा, इसका फंक्शन ये है, ये अपन ने यूज़ किया ना ऊपर, ये सारा का सारा यूज़ अपन ने किया है। ये जो सातों इक्वेशन अपन ने पढ़नी है ना ऊपर, वो इस पर डिपेंड कर रही है सारी की सारी। लेकिन इसका भी आपसे अगर प्रूफ पूछ लिया जाए तो भाई, तो ये इसका प्रूफ है, तो ये भी आप प्रूफ कर लेना भाई इसका, ठीक है ना। ये प्रूफ आपका पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। आगे आता है हाइपो ज्योमेट्री फंक्शन। ऊपर अपन ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ी है अभी ऊपर एक तो 7 इक्वेशन जो अपन ने देखी है वो कर लेना भाई अच्छे तरीके से। जेनेटिक फंक्शन होता है वो कर लेना। ऑर्थोगोनल वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया था उसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो कर लेना, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन कर लिया ना अच्छे तरीके से, तो भाई 100% कन्फर्म आपका। यूनिट 3 में देखो हाइपोज्योमेट्री फंक्शन के अंदर, इसके अंदर ये सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए एक तो, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, सिंबल्स होते हैं इसके, ठीक है ना। पोर्शोम्बर सिंबल्स होते हैं, ये सारे के सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। सॉल्यूशन ऑफ गोज हाइपोज्योमेट्रिक फंक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये सारे के सारे आपको कर लेने अच्छे तरीके से। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारे के सारे आपको कर लेने। अब यहाँ पे देखो, ये जो सिस्टम आता है अपना 2F1, तो 2 मीन्स ऑफ वेरिएबल ए एंड बी न्यूमिनेटर ऑफ, एंड 1 मीन्स वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आएगा।
ठीक है ना। 2 और 1 का मतलब यही हो गया भी जो ये पहले 2 है ना, जो ये पहले 2 वेरिएबल है, ये तो क्या आ जाएंगे आपके ऊपर आ जाएंगे, और ये जो सी है वो आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और जो एक्स है वो भी आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो है ये पोर्चेबल सिंबल इसको बोला जाता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका लिखने का तरीका होता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये ए और बी क्या हो गया, ऊपर आ गया, तो ए एन और बी एन ऊपर आ गया, और जो सी एन है वो नीचे आ जाएगा, फिर एक्स एन है वो ऊपर, और एन फैक्टोरियल आ जाएगा, जितना एन अपन ले रहे हैं एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए एंड बी को अपन इंटरचेंजिंग करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, बी ए सी एक्स। सो हाइपोजीमेट्रिक फंक्शन इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक आपको प्रूफ करके दिखाना है तो आप यहाँ से करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। रिप्रेजेंटिंग हाइपोजीमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे देखो 2f1 ए बी सी एक्स ए एन बी एन सी एन और फैक्टोरियल एन और एक्स एन, ठीक है ना। तो यहाँ से अब देखो फंक्शन कितने आ गए भी, 4 आ गए ना, तो 4 आ गए। अब देखो 2 ऊपर है और 2 नीचे, जहाँ पे ये डॉट लग गया ना, ये बड़ा, ये आपको दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये बड़ा जो डॉट है वो आपको दिख रहा है, ये बड़ा डॉट, तो ये डॉट जब लग जाए तो वो नीचे आएंगे, तो ये दोनों के दोनों नीचे आ जाएंगे, और एक्सन आ गया और फैक्टोरियल एन आ गया नीचे, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना है, डेरिवेटिव ऑफ 2f1 है, तो इस तरीके इसका प्रूफ पूछा जाए तो भी आप अच्छे तरीके से कर लेना, nth ऑर्डर का दे दे तो भी आप कर लेना भाई, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेना, 100% आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको पता लग गया होगा हाइपोजीमेट्रिक वाला सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कर लेना। ये क्वेश्चन है जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे देखो, तो ये अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया ना आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, और बेसिक का कंप्लीट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, थ्योरम है एक तरीके से, गॉस थ्योरम जिसको बोला जाता है, गॉस समेशन थ्योरम, तो ये आप 100% ही कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कर लेना, ठीक है। वंडरमार्ट थ्योरम है, ये कर लेना। एक कुमार थ्योरम है, ये भी कर लेना। ये दोनों की दोनों कर लेना अच्छे तरीके से, दोनों में अच्छा अगर आपका रहा लक तो आ सकती है दोनों में से एक भी 100%, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ 2f1, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, तो कर लेना भाई यहाँ से ये, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेने, एक दो क्वेश्चन कर लोगे अच्छे तरीके से, 4-5 क्वेश्चन, तो भाई आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये कर लेना भाई अच्छे तरीके से, ठीक है ना। लिखने का तरीका आपको पता लग गया है, और नहीं लगा है तो भी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ गया, यहाँ पे कुमार फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो ये आप कर लेना अच्छे तरीके से। तो ये आपको पता लग गया होगा दोस्तों, ठीक है ना, कर लोगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब अपन चलते हैं, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपका ये पूरा कवर हो गया हाइपोजीमेट्रिक वाला फंक्शन, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं रही होगी, तो ये आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत आए तो आप कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, टेलीग्राम चैनल है वो आपने ज्वाइन कर रखा होगा, वो ज्वाइन आप कर लीजिएगा, और आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और आपका कोई भी डाउट है तो आप पहले तो सबसे पहले तो यार प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट आप कवर कर लो, प्लेलिस्ट आपने कवर कर ली ना तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आपने प्लेलिस्ट ही कवर नहीं कर रखी है तो भाई आपका डाउट ही डाउट है फिर, ठीक है ना। तो ये आपका रहा अपना फंक्शन। अब अपन चलते हैं, जैसे ये आप सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है ना। ये मल्टीपल मेथड हो गया, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, देखो एक्सट्रीमल निकालना है इसके अंदर, तो ये एक्सट्रीमल निकालने मैंने आपको बता दिए थे। तो ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। जैसे इस तरीके ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये ऐसे क्वेश्चन तो आप 100% कर ही लेना, इनको तो छोड़ना ही मत, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप 100% कर लेना, 100% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अच्छे तरीके से आप तैयारी करिएगा, और अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट जाके कवर करो, प्लेलिस्ट कवर कर लोगे तो आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है अपनी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आने वाली है, इसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँ उनको तो रट लेना अच्छे तरीके से, कन्फर्म उनमें से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं।
ठीक है ना। और बाकी प्लेलिस्ट कवर करो ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, कुछ भी आ जाए तो आप लिख सको। ऐसे आप बन जाओ भी कुछ भी आए लिखना जरूर है आपको, ठीक है ना। लेकिन जो टॉपिक लिखो उसको कन्फर्म पूरा लिख देना है, और लास्ट में आपको सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है वो सारी वीडियोस में आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। वैसे आप कवर करते जाइएगा। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।